हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज से हम क्लास 10th केमिस्ट्री का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर को हम मेनली दो ब्रॉड एस्पेक्ट में पढ़ते हैं। फर्स्ट हम उन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। सेकेंडली हम पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट हम इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स करेंगे ये हम यहाँ पे चेक करते हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन होता क्या है। सेकंड, क्लासिफिकेशन किस टाइप से करते हैं पीरियोडिक टेबल में। थर्ड, पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम दो साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, फर्स्ट डॉब्रिनस और सेकंड न्यूलैंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं विथ व्हाट इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। जब हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो उस कंडीशन में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पीरियड की या पीरियोडिक की। जब हम पीरियड की बात करते हैं तो पीरियड का मतलब होता है रिपीटिंग आफ्टर सर्टन इंटरवल। तो कुछ इंटरवल के बाद जब हम किसी चीज़ को, किसी प्रॉपर्टी को रिपीट होते देखते हैं तो उस पर्टिकुलर पार्ट को हम बोलते हैं पीरियोडिक। जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे हमने एलिमेंट्स है, इसको हम मान लेते हैं कि ये एलिमेंट्स हैं और इन एलिमेंट्स को हमने अकॉर्डिंग टू देयर मास नंबर अरेंज कर दिया है। अकॉर्डिंग टू देयर मास नंबर हमने इसको क्या किया, अरेंज कर दिया। जब हम इनको अकॉर्डिंग टू देयर मास नंबर अरेंज करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ है वो कुछ अलग अलग एलिमेंट्स में कुछ फिक्स्ड ड्यूरेशन के बाद रिपीट होते जा रही हैं। तो इस टाइप से हम इन सारे एलिमेंट्स को जिनकी प्रॉपर्टीज़ सेम है, जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ सेम है, जो कुछ ड्यूरेशन के बाद, कुछ टाइम के बाद रिपीट हो रही हैं, उनको ग्रुप में रखना चालू कर दिया और इस ग्रुपिंग को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो जो एक फिक्स्ड पीरियड के बाद सेम प्रॉपर्टीज़ शो करने की टेंडेंसी होती है, उसको जब हम ग्रुप में रखते हैं तब इसका हम नाम देते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन होता कैसे है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रहते हैं एटमॉस्फेयर के, वो बहुत ढेर सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शंस करते हैं और वो फॉर्म करते हैं प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू ऑक्साइड। अगर एक ऑक्सीजन का एटम है उसके साथ, तो अगर दो ऑक्सीजन का एटम है तो हम बोलेंगे डाइऑक्साइड। अगर तीन ऑक्सीजन का एटम है तो यहाँ पे हम बोलेंगे ट्राइऑक्साइड एंड सो ऑन। सिमिलरली हाइड्रोजन का भी रहेगा, ये हाइड्राइड बनाएगा एंड डाइहाइड्राइड्स, ट्राइहाइड्राइड्स एंड सो ऑन। तो जो एलिमेंट्स ऑक्साइड फॉर्म करते हैं हम उन सब को एक ग्रुप में रखते हैं और ये सारे के सारे ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, ये सारा ग्रुप ऑक्साइड फॉर्म करने वाला ग्रुप है। सिमिलरली वो सारा ग्रुप जो डाइऑक्साइड्स फॉर्म करता है या डाइहाइड्राइड फॉर्म करता है उसको हम सेम ग्रुप में रखते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये पूरा ग्रुप क्या फॉर्म करता है, डाइऑक्साइड्स। और सिमिलरली हम फिर ग्रुपिंग करेंगे और इन सब ग्रुप में हम किसको रखेंगे, ट्राइऑक्साइड्स वाले पार्ट को या ट्राइहाइड्राइड पार्ट को, और इसको हम देखते हैं कि ये पूरा ग्रुप क्या फॉर्म करेगा, ट्राइहाइड्राइड। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो M है ये बेसिकली किसी मेटल एटम को शो करता है। तो इस टाइप से हम ग्रुप या क्लासीफाई करते हैं अलग अलग एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर टेंडेंसी टू रिएक्ट विथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अलग अलग एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जिस टाइप से रिएक्ट करते हैं उसके हिसाब से हम इसको ग्रुप में बांटते हैं। अब हम एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे कि बेसिकली पीरियोडिक टेबल होता क्या है। पीरियोडिक टेबल एक ढेर सारे एलिमेंट्स का ग्रुप है जिसको हम बेसिकली टेबल के फॉर्म में रखें। टेबल मीन्स रोज और कॉलम्स के फॉर्म में जब हम इन एलिमेंट्स को बांट देते हैं तो उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। बट इस पीरियोडिक टेबल का कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है। ये प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, ये प्रॉपर्टीज़ बेसिकली जैसे जैसे हम रोज़ और जैसे जैसे हम कॉलम्स में आगे मूव करते जाएंगे तो हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ये प्रॉपर्टीज़
शो करता है, बताता है। तो फर्स्ट साइंटिस्ट हमारा है डॉब्रेनर। तो 1817 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉब्रेनर। डॉब्रेनर जो थे, इन्होंने बेसिकली इन एलिमेंट्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करने की कोशिश की। उस टाइम पे हम देखते हैं कि टोटल एलिमेंट्स जो नोन थे वो सिर्फ और सिर्फ 36 एलिमेंट्स थे। 36 एलिमेंट्स के बीच में डॉब्रेनर ने बेसिकली रिलेशनशिप खोजने की कोशिश की थी विथ रिस्पेक्ट टू मास एंड देयर प्रॉपर्टीज़, कि मास और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बीच में कौन कौन से रिलेशनशिप एग्जिस्ट करने चाहिए। इस कोशिश में उन्होंने बेसिकली 3 का ग्रुप बनाना चालू किया, और ये जो 3 एलिमेंट्स के ग्रुप थे ये इस टाइप से थे कि जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का मास होगा उसका अरिथमेटिक मीन जो रहेगा वो सेकंड एलिमेंट जो होगा उस ग्रुप का उसके इक्वल होगा। जैसे कि अगर हम फर्स्ट ग्रुप लेते हैं तो यहाँ पे हम 7 और 39 को अगर ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में 46 होता है, और 46 का अगर हम मीन लेंगे तो ये होता है 23, और 23 जो मास नंबर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? सोडियम को। तो इस टाइप से जो डॉब्रेनर हैं उन्होंने फर्स्ट ग्रुप जो डेवलप किया वो था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। सिमिलरली इन्होंने दूसरा ग्रुप डेवलप किया जिसमें कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम थे। इसका भी जो कैल्शियम और बेरियम था उसका मास का अरिथमेटिक मीन जो था वो स्ट्रोंटियम के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट था। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में क्लोरीन और आयोडीन का अरिथमेटिक मीन मास का ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू बेरियम था। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि उन्होंने 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाया जिसमें से कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के मास का अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो वो सेकंड एलिमेंट के इक्विवेलेंट आता है। इस कंसेप्ट को बोला जाता है लॉ ऑफ ट्रायड। क्योंकि ये 3 का ग्रुप है इसलिए इसको ट्रायड्स बोलते हैं। ये ट्रायड 1, ये ट्रायड 2, ये ट्रायड 3, और इस टाइप से ये ट्रायड्स कहलाते हैं, और इनके ग्रुप्स को हम बोलते हैं ट्रायड 1, ट्रायड 2, ट्रायड 3, और इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रायड, राइट। अब इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि डॉब्रेनर जो थे उनका ये जो लॉ ऑफ ट्रायड था ये मैक्सिमम 3 ग्रुप ही सही से बना पाए, और बाकी सारे जो एलिमेंट्स थे उनका वो इस लॉ के हिसाब से ग्रुप नहीं बना पाए, जिसके कारण इनका जो थ्योरी था या लॉ था ये अनसक्सेसफुल रह गया। बट अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो लॉ ऑफ ट्रायड अनसक्सेसफुल था, बट यहाँ पे हमको एक कंसेप्ट मिल गया था मास और प्रॉपर्टीज़ को रिलेट करने का। इसके बाद हम जब आगे मूव ऑन करते हैं तो इसके बाद हम देखते हैं जो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया पीरियोडिक टेबल को बनाने में, वो थे न्यूलैंड्स। न्यूलैंड ने सबसे पहले ये बोला था कि अगर हम सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं जैसे E1, E2, E3, E4 एंड सो ऑन, इनको अगर अपन अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मास, तो उस कंडीशन में एक टाइम के बाद या एक पीरियड के बाद हमको वो एलिमेंट मिलता है जो फर्स्ट एलिमेंट के जैसा प्रॉपर्टीज़ शो करता है। इस कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो इन्होंने बोला था कि 8th एलिमेंट जो रहेगा वो फर्स्ट एलिमेंट के जैसी प्रॉपर्टीज़ शो करेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो उस कंडीशन में इस चीज़ को चेक करेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास एलिमेंट है E1, E2, E3। ये एलिमेंट को मैंने अरेंज किया हूँ अकॉर्डिंग टू देयर मास, राइट। E4, E5, E6, E7। इसके बाद जो E8 है ये एलिमेंट बेसिकली सेम प्रॉपर्टी शो करता है एज
E1। E9 जो है ये सेम प्रॉपर्टी किसके जैसी शो करता है, E2 के जैसे। E10 जो है 10th एलिमेंट जो है ये कैसी प्रॉपर्टी शो करता है, E3 के जैसे, एंड सो ऑन। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि जो 8th एलिमेंट रहता है वो अपने फर्स्ट एलिमेंट के जैसे प्रॉपर्टी शो करता है। इसी पार्ट को हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव। यहाँ पे ऑक्टेव का कंसेप्ट आता है नोट ऑफ म्यूजिक से। नोट ऑफ म्यूजिक का मतलब क्या होता है, इसको हम यहाँ पे समझेंगे कि अगर इंडियन केस की मैं बात करूँ तो हम यहाँ पे म्यूज़िक के 7 नोट लेते हैं, सा रे गा मा पा दा नी, और इसके बाद हम नेक्स्ट नोट लेते हैं सा, और ये जो सा है वो बेसिकली फर्स्ट नोट का रिपीटेशन है। इसी हिसाब से अगर हम यहाँ पे एलिमेंट्स को भी अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मास नंबर, तो मास नंबर के अकॉर्डिंग जब अरेंज करेंगे तो हम ये देखते हैं कि इसके बाद मीन्स ऑक्सीजन के बाद जो फ्लोरीन आता है, ये फ्लोरीन सेम प्रॉपर्टी शो करता है एज फर्स्ट एलिमेंट। फ्लोरीन हमारा 8th एलिमेंट है और ये 8th एलिमेंट जो है ये इस टाइप की प्रॉपर्टी शो करता है एज फर्स्ट एलिमेंट, जो कि है हमारा हाइड्रोजन। और इस तरीके से हमारा जो नेक्स्ट टेबल फॉर्म होगा वो होगा ये, जिसमें ये सारे सिमिलर प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। और इनका रिपीटेशन वैल्यू अगर हम देखेंगे तो रिपीटेशन वैल्यू इनकी 8 है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लेते हैं बोरॉन को, अगर हम फर्स्ट लेते हैं तो कार्बन सेकंड, नाइट्रोजन थर्ड, ऑक्सीजन फोर्थ, फ्लोरीन फिफ्थ, सोडियम सिक्स्थ, मैग्नीशियम सेवेंथ, और 8th एलिमेंट हमारा यहाँ पे कौन सा आता है, एल्युमिनियम, जो सेम प्रॉपर्टी शो करता है एज बोरॉन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 7 के बाद 8th एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी अपने फर्स्ट एलिमेंट के जैसी शो करता है। और इस कंसेप्ट को बताया था न्यूलैंड ने। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड की अगर हम बात करते हैं तो ये कुछ न्यूलैंड की जो म्यूज़िक के बेस पे प्रॉपर्टीज़ है इसको हम देखते हैं यहाँ पे। इन्होंने इस प्रॉपर्टी में हम देखेंगे कि हाइड्रोजन के बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एंड देन अगेन ये रिपीट होता है फ्लोरीन। और इस टाइप से इन्होंने पूरे के पूरे अपने पार्ट को अरेंज करना चालू किया। बट यहाँ पे इनका एक प्रॉब्लम था। ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था जो न्यूलैंड ने दिया था, ये लॉ ऑफ ऑक्टेव सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल था। इसका मतलब क्या होता है ये हम चेक करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव या न्यूलैंड्स पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट जो ड्रॉबैक था ये था कि ये जो लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल है। दैट मीन्स हम जब इसको अरेंज करना चालू करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल होगा। अगर हम इसके बाद आगे इसको लेना चाहते हैं तो ये सारे के सारे जो आगे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो किसी भी तरीके से इनके जैसी प्रॉपर्टी, अपने इस ग्रुप के जैसी प्रॉपर्टी शो नहीं करते। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जहाँ पे न्यूलैंड की जो पीरियोडिक टेबल थी या न्यूलैंड का जो लॉ था वो फेल हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो थी न्यूलैंड्स की पीरियोडिक टेबल में वो थी उस टाइम पे सिर्फ 56 एलिमेंट्स नोन थे। नोबल गैसेस उस टाइम पे नोन नहीं थी, जिसके कारण न्यूलैंड ने पूरी तरीके से इन 56 एलिमेंट्स को इस स्टेप से अरेंज कर दिया था, जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 6 and 7, और इसके बाद ये 8th एलिमेंट्स यहाँ पे क्या होने चालू हो गए, रिपीट हो गए। तो फर्स्ट हमारा प्रॉपर्टी क्या था कि ये सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल है, कैल्शियम के बाद ये एप्लीकेबल नहीं है लॉ इसका। सेकंड प्रॉब्लम थी कि इन्होंने सारे के सारे एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज करने की कोशिश की।
अब सारे एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज करने की कोशिश की, जिसके के कारण इन्होंने कुछ डिसिमिलर एलिमेंट्स थे इनको साथ में ग्रुप बना के रख लिया, जिसके के कारण यहाँ पे एक दूसरा बड़ा ड्रॉबैक इनका आता है कि दो अलग अलग एलिमेंट्स को उन्होंने साथ में रखा एक ही जगह पे एक ही सेल में। दूसरी चीज़, वो दोनों एलिमेंट्स में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी नहीं थी, जिसके बाद भी उन्होंने सिर्फ अरेंज करने के कारण मींस उन्होंने सारे एलिमेंट्स को एडजस्ट करने के लिए ग्रुप में उनको जगह दी। लास्ट जो इनका ड्रॉबैक था वो ये था कि फर्दर डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स के लिए इन्होंने थोड़ी सी भी जगह इस पीरियोडिक टेबल में नहीं छोड़ी, जिसके के कारण हम ये बोलते हैं कि न्यूलैंड्स जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो यहाँ पे फेल हो जाता है और न्यूलैंड्स का जो पीरियोडिक टेबल है उसको हम डिसकंटिन्यू इन सारे रीजंस के कारण करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि मेंडलीव ने इस रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे ले जाके एक बहुत बेसिक पीरियोडिक टेबल दी, जिसके बेस पे आज की डेट में पीरियोडिक टेबल हम देखते हैं। तो मेंडलीव्स, उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसके बाद ट्रेंड्स, ये हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। टिल देन स्टडी वेल, स्टे सेफ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।